बारिश में गरीब जामुन वाली। पहाड़ी पर बसे एक गांव में ममता भयंकर बारिश में जामुन बेच रही थी। ताजे ताजे काले काले जामुन ले लो, बढ़िया ताजा जामुन ले लो। तभी कुछ लोग उसके पास आए। अरे बेटिया, जरा 2 किलो जामुन दे दो। सुना है जो भी तुम्हारे जामुन खा लेता है उसे कोई बीमारी नहीं होती और पुरानी बीमारी भी ठीक हो जाती है। हाँ भैया, आप तो जानते हैं मेरा भाई केमिस्ट्री में कितना तेज है। वो जंगलों से नई नई जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाता है और उसका रस इन जामुन में मिला देता है, जिससे सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अरे वाह, क्या बात है। ममता ने उन्हें जामुन दे दिए और वो सब लोग पैसे देकर चले गए। इधर बारिश और ज्यादा तेज होने लगी, बिजली कड़कने लगी। धीरे धीरे उसके सारे जामुन पानी में गल गए। तभी एक लड़का रोहन उसके पास आया। ममता, ये सारे जामुन तुम मुझे दे दो। रोहन, तुम हर रोज मेरे पास आते हो और सड़े गले जामुन लेकर चले जाते हो, ऐसा क्यों? ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो ममता। रोहन सारे सड़े गले जामुन लेकर वहाँ से चला गया। जामुन बेचकर रात में ममता जब घर पहुँची तो उसका छोटा भाई विजय, जो कि अपाहिज था, वो कुछ जड़ी बूटियों से रस निकाल रहा था। विजय, ये क्या बना रहे हो तुम? दीदी, हमारे घर के पीछे जो जंगल है उसमें नए तरीके की मुझे कुछ जड़ी बूटियाँ मिली हैं। अगर इसका रस मैं जामुन में मिला दूंगा तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। क्या बात है विजय, तेरे लिए तो मैं दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि तेरी पढ़ाई न रुके। खैर, ममता ने खाना बनाया और दोनों भाई बहन खा पी कर सो गए। तो ममता ऐसे ही जामुन बेचकर अपने अपाहिज भाई को पढ़ा रही थी और अपनी जिंदगी काट रही थी। फिर एक रोज, रोहन, आज मैं जानना चाहती हूँ, तुम हर रोज इतने सारे सड़े गले जामुन क्यों लेकर जाते हो? तुम तो अनाथ हो, तुम्हारा कोई परिवार भी नहीं है। तो तुम इतना जोर दे रही हो तो बता ही देता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा नुकसान होते देख नहीं सकता। भयंकर बारिश हो ही रही थी। उन दोनों की बातें दूर से उस गांव के ठाकुर साहब का लड़का विक्रम सुन रहा था। अच्छा, मैं अभी तक कुंवारा बैठा हूँ और यहाँ पर प्रेम लीला रचाई जा रही है। इस लड़की का जामुन बेचना यहाँ से बंद कराना होगा। अगले दिन विक्रम अपने पिता और अपने बहुत सारे आदमियों के साथ ममता के ठेले के पास पहुँच गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी विक्रम गुस्से में बोला, ए लड़की, आज के बाद यहाँ ठेला लगाना बंद करो, जाओ कहीं दूसरी जगह। मैं अनाथ लड़की हूँ, ये गाँव छोड़कर कहाँ जाऊँगी? देख लड़की, मेरे बेटे ने जितना बोला है उतना कर। तभी वहाँ बारिश में भीगते हुए गाँव वाले भी पहुँच गए। देखिए ठाकुर साहब, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस लड़की को यहाँ से मत निकालिए। हाँ ठाकुर साहब, अगर आपने इस लड़की को इस गांव से निकाला तो हम सब आपको वोट नहीं देंगे अगली बार। ठाकुर उस गांव का सरपंच था। गांव वालों के दबाव में आकर उसे अपने बेटे के खिलाफ जाना पड़ा। ठीक है ममता, हम तुम्हें इस गांव से नहीं निकालेंगे। चल विक्रम, फालतू की बातें किया करता है नालायक। ठाकुर साहब वहाँ से चले गए। गाँव वालों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ठाकुर साहब मुझे इस गाँव से निकाल देते तो मैं और मेरा अपाहिज भाई भीख मांगते। चिंता मत करो बेटी, हमारे होते हुए तुम्हारी जामुन की दुकान कोई नहीं हटा सकता। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज उस गांव में एक अनाउंसमेंट हुआ। ममता, ठाकुर साहब, उसका बेटा विक्रम और बाकी गांव वाले भी वहां मौजूद थे। भयंकर बारिश हो रही थी। गांव वालों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे गांव में हर साल एक ऐसा मेला लगता है जिसमें जिस भी स्टॉल पर सबसे ज्यादा बिक्री होती है उसकी तरक्की के लिए उसे शहर भेजा जाता है। 1 हफ्ते बाद वही मेला फिर से लगने वाला है। मेले की बात सुनकर सारे लोग खुश हो गए। रात में ममता के भाई ने उससे कहा, दीदी, मुझे पक्का यकीन है कि इस बार मेले में सबसे ज्यादा लोग आपके जामुन ही खरीदेंगे। विजय, अगर ऐसा हो गया तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर के बेटे विक्रम ने कहा, पिताजी, ममता के जामुन पूरे गांव को पसंद है, लगता है वही जीतेगी इस बार। तो चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए बहुत सारे बड़े बड़े महंगे महंगे फलों के स्टॉल लगवा दूंगा। इसके अलावा एक दूसरा रास्ता भी बताता हूँ तुझे, अपने कान इधर ला। ठाकुर साहब ने विक्रम के कान में कुछ कहा। मेला लगने के ठीक एक दिन पहले विक्रम ने गाँव के कुछ लड़कों को बुलाया और कहा, ये लो पैसे, जितना कहा उतना कर देना। ठीक है विक्रम भाई, काम हो जाएगा। शाम को ममता जंगल से ढेर सारे जामुन लेकर अपने घर की तरफ लौट रही थी। तभी रास्ते में वही लड़के आए और पीछे से ममता की आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर उसके सारे जामुन गिरा दिए और उसका ठेला तोड़कर वहाँ से भाग गए। ममता ने किसी तरह अपनी आंखों से पट्टी हटाई। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? बेचारी रोती हुई अपने घर चली गई। वो इस बारे में अपने भाई से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर वही लड़के आ गए। ममता, भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कुछ लोगों ने तुम्हारा ठेला तोड़ दिया। इन सब के पीछे रोहन है, जो तुमसे प्यार करने का नाटक करता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे जलता रहता है, क्योंकि तुम भी अनाथ हो, वो भी अनाथ है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तुम्हें आगे बढ़ता देख वो तुमसे जलने लगा है। इतना बोलकर वो लड़के वहाँ से चले गए। गुस्से में ममता तुरंत रोहन से जाकर मिली। रोहन, मैं भी दिल ही दिल में तुमसे प्यार करने लगी थी, पर अच्छा हुआ मेरी आंखें खुल गई। तुम मुझसे प्यार करने का नाटक करते थे, मुझसे जलते भी थे। तुमने मेरा ठेला पलटवा दिया, मेरे सारे जामुन बर्बाद कर दिए। एक मौका लगा था हाथ आगे बढ़ने का, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। ममता, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है।
मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। गांव वाले मेरी बहुत फिक्र करते हैं। उन्होंने तुम्हें ये सब करते हुए देखा है। इतना बोलकर गुस्से में ममता अपने घर चली आई। लेकिन इधर रात भर अकेले रोहन ने जंगलों से जामुन इकट्ठा किए, कहीं से किराए पर ठेले का भी इंतजाम किया और सब कुछ लेकर वो ममता के घर पहुंच गया। ममता, मैं कसम खाकर बोलता हूँ कि वो सब मैंने नहीं किया था। मैंने तुम्हारे लिए ठेला और जामुन का इंतजाम कर दिया। कल तुम्हारा स्टॉल जरूर लगेगा और तुम ही जीतोगी। इतना बोलकर रोहन वहाँ से चला गया। इधर ममता के भाई ने कहा, दीदी, मुझे नहीं लगता कि रोहन भैया ने ऐसा किया होगा। आप बेवजह उन पर शक कर रही हो। खैर, मैंने कुछ जड़ी बूटियों का रस निकाला है, मैं इन सभी जामुनों में डाल देता हूँ ताकि कल आप ही जीतो। अगले दिन मेले में ठाकुर साहब के लड़के के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। वहीं पर ममता ने भी अपना जामुन का ठेला लगा लिया। विक्रम ये देखकर दंग रह गया। ये क्या हो गया? इसका ठेला और जामुन तो मैंने बर्बाद करवा दिया था। इसने स्टॉल कैसे लगा लिया? लेकिन जैसे ही गांव वालों की नजर ममता के ठेले पर गई, सारे लोग जामुन खरीदने चले गए। क्या बात है बिटिया, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। चलो जल्दी जल्दी हम सबको जामुन खिला दो। बिल्कुल काका। तो इस तरह धीरे धीरे सारे गांव वाले ममता से जामुन खरीद कर खाने लगे। विजय की जड़ी बूटी की वजह से अब जामुन खाने के बाद किसी का भी कुछ और खाने का मन ही नहीं हो रहा था। इसलिए किसी स्टॉल पर भीड़ नहीं थी, सिर्फ ममता के स्टॉल पर ही भीड़ थी और इस तरह अंत में ममता ही जीत गई। भयंकर ठंड में एक बहुत बड़े गंदे नाले के बिल्कुल किनारे तंबू बनाकर मुकेश का पूरा परिवार रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी ममता, उसके 2 बच्चे विक्की और चुटकी, इसके अलावा उसकी बूढ़ी माँ भी उसी तंबू में रहती थी। एक शाम मुकेश कुछ सब्जियां लेकर घर पहुंचा। मम्मी, दादी माँ, देखो पापा सब्जी लेकर आए हैं, आज हम भी खाना खाएंगे। अभी तो आपकी नौकरी लगी 1 महीना भी नहीं बीता, सब्जियां लेकर कैसे आ गए? ममता, वो सब छोड़ो, तुम जल्दी से खाना बनाने की तैयारी करो। तुम लोगों ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। तंबू के बाहरी नाले से सटा हुआ उन लोगों ने मिट्टी का चूल्हा बना रखा था, जिस पर ममता खाना बनाने लगी। पूरा परिवार खाना बनता देखकर ही खुश हो रहा था, क्योंकि उन्हें भूख की असली कीमत पता चल चुकी थी। खाना बनाने के बाद सभी लोग एक साथ बैठकर वहीं नाले के किनारे खाना खाने लगे। चलो, कम से कम आज खाने को तो मिला। पापा, मुझे इससे पहले कद्दू की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। बिटिया, जब भूख लगती है ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उन लोगों ने खाना खाना शुरू ही किया कि तभी नाले से कुछ मेंढक उछलकर उनके खाने में गिर गए, इससे सारा खाना बर्बाद हो गया। राम 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 राम, सारा खाना गंदा हो गया। कोई बात नहीं दादी माँ, मेंढक ही तो गिरा है, हम ये गंदा खाना ही खा लेंगे, भूखे रहने से बेहतर है। विक्की की बातें सुनकर मुकेश और ममता की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं बेटा, ये मेंढक गंदे नाले से निकला है। ये खाना खाकर हम सब बीमार हो जाएंगे। लगता है आज भी हमारे नसीब में खाना नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि 1-2 निवाले सबने खा लिए थे। और एक बार फिर से सब भूखे ही सो गए। लेकिन वो लोग चैन से सो भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां बहुत बुरी बदबू आ रही थी और बड़े बड़े मच्छर भी काट रहे थे। इतने बड़े बड़े मच्छर और इतनी बुरी बदबू हम लोगों को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख पाएगी। अब क्या कर सकते हैं अम्मा, गांव वालों ने तो हमें गांव से निकाल दिया। अब इसी बदबू में हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। आखिर मुकेश के परिवार को गांव वालों ने क्यों निकाल दिया था और वो लोग गंदे नाले के किनारे रहने को क्यों मजबूर हुए? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। मुकेश का गरीब परिवार रामपुर गांव में रहता था, जहां पर सभी उच्च जाति के लोग रहते थे। मुकेश की शादी हो गई थी, लेकिन मजदूरी के अलावा कोई अच्छा काम उसे नहीं मिल रहा, जबकि वो पढ़ा लिखा था। फिर एक शाम मुकेश गांव की चाय की टपरी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। सरकार की तरफ से साफ सफाई कर्मचारियों की जगह निकली है। चाचा, ये अखबार मैं आज भर के लिए अपने घर ले जा सकता हूँ? हाँ, ले जाओ। वैसे भी अब तो शाम हो चुकी है, पूरा अखबार मैंने पढ़ लिया। मुकेश अखबार लेकर खुशी खुशी घर आया और आते ही अपने परिवार और बच्चों से बोला, ममता, माँ, मुझे लगता है अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। क्यों बेटा, ऐसा कौन सा चमत्कार होने वाला है? कोई लॉटरी लगने वाली है क्या, या कोई जुआ खेलने वाला है? अरे नहीं माँ, ये सब गलत काम मैं क्यों करूँगा? ये देखिए, अखबार में सफाई कर्मचारियों की सरकारी जगह निकली है। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, क्यों ना मैं भी इस नौकरी के लिए आवेदन कर दूं? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर गांव वालों को पता चल गया कि तू सरकारी नौकरी के नाम पर गंदे नाले साफ करता है, तो कोई हमारे घर की तरफ झांकेगा भी नहीं। या ये भी हो सकता है कि गांव वाले हमें अपने गांव से ही निकाल दें। माँ, मेरी नौकरी इस गांव में थोड़ी ना लग जाएगी, और हम गांव वालों को बताएंगे नहीं कि मेरी नौकरी लग गई है। अगर गांव वालों से डरते रहे तो जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे। कभी खाने को मिलेगा तो कभी नहीं। सासू माँ,
अगर मुकेश जी की सरकारी नौकरी लग रही है तो उन्हें कर लेनी चाहिए। और वैसे भी इस काम में क्या बुराई है, कोई ना कोई तो साफ सफाई करने वाला होना ही चाहिए। हम कौन सा राजा महाराजा के खानदान के हैं जो ये काम करने में हमें शर्म आएगी। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे। अगले दिन सुबह सुबह मुकेश ने जाकर जमादार की नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया। कुछ ही दिनों बाद एग्जाम हुए जिसमें मुकेश पास हो गया और उसके गांव से 50 किलोमीटर दूर शहर के पास जमादार की नौकरी लगी। अब वो सड़कों पर झाड़ू लगाता था या फिर गंदे नाले नालियां ये सब साफ करता था। शाम को मुकेश मिठाई लेकर अपने घर पहुंचा। माँ माँ माँ, तेरे बेटे को नौकरी लग गई माँ। आज के बाद इस घर में कोई भूखा नहीं रहेगा और मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छा नाम करेंगे एक दिन। ममता ममता ममता, अरे तेरे पति की नौकरी लग गई रे ममता। अब तुम भी अच्छी अच्छी साड़ियां पहनोगी, अच्छे अच्छे झुमके पहनोगी। ये लो मिठाई खाओ माँ। क्या बात है पापा, आपने तो शशि कपूर को भी पीछे छोड़ दिया। मुकेश अपने परिवार के साथ नौकरी लगने की खुशियां मना ही रहा था कि तभी उनके गांव का एक आदमी उनके घर आ गया। अरे क्या बात है मुकेश, है भाई? किस बात की खुशी मना रहे हो भाई? अरे कहीं तीसरा मेहमान तो नहीं आने वाला इस घर में, है भाई? मुकेश अपनी नौकरी के बारे में बताने ही वाला था कि तभी ममता ने रोक लिया। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे मायके में मेरे भैया को लड़का हुआ है, बस इसी बात की खुशियां मना रहे थे हम लोग। अच्छा अच्छा, अरे मुबारक हो भाई आप लोगों को। है मैं इधर से गुजर रहा था, आप लोगों के हंसने की आवाज सुनी तो अंदर आ गया। अच्छा मैं चलता हूँ, बीवी ने दूध मंगाया चाय बनाने के लिए, ठंड बहुत पड़ रही है ना। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। उस दिन मुकेश का परिवार पहली बार बहुत खुश था। मुकेश हर रोज सुबह सुबह नौकरी पर निकल जाता। अभी नौकरी करते हुए उसे सिर्फ 5 दिन ही बीते थे कि उसे नाला साफ करते हुए गांव के उसी आदमी ने देख लिया। अरे ये तो मुकेश है, ये जमादार वाला काम कर रहा है। लगता है उस दिन ये लोग इसी की खुशी मना रहे थे। हमारे गांव में सब अच्छे लोग रहते हैं, इस जमादार को हमारे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। अभी जाकर पूरे गांव को बताता हूँ, फोटो भी ले लेता हूँ इसकी, वरना कोई मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। उस आदमी ने मुकेश की नाला साफ करते हुए फोटो ली और वापस आकर ये बात पूरे गांव को बता दी। मुकेश सब काम धाम खत्म करके शाम को जब घर पहुंचा तब देखा कि सारे गांव वालों ने मिलकर उसके घर का सारा सामान घर के बाहर फेंक दिया था। सारे गांव वाले भी वहीं इकट्ठा थे। ये सब क्या हो रहा है? ममता क्या है ये सब? क्यों रो रही हो? गांव वालों, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे इस गांव में सब साफ सुथरे लोग रहते हैं भाई, तो जैसे जमादार की इस गांव में कोई जरूरत नहीं है। अरे तो इस काम में क्या बुराई है? मैं चोरी तो नहीं करता ना। अरे हमने कब कहा कि इस काम में कोई बुराई है? लेकिन एक जमादार इस गांव में नहीं रह सकता। अपना सामान उठा और निकल जाए यहाँ से। तो इस तरह गांव वालों ने मुकेश के परिवार को उस गांव से बेदखल कर दिया। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। मुकेश का परिवार तंबू के अंदर ही था कि तभी वहां पर सुबह सुबह बहुत सारे म्युनिसिपालिटी वाले लोग आ गए और उसका तंबू उखाड़कर नाले में फेंक दिया। अरे तुम भिखमंगों को जहाँ भी सड़क के किनारे जगह मिल जाती है वहाँ अपना डेरा डाल देते हो। ये तुम्हारे बाप की जगह है क्या? सरकारी जगह पर कब्जा करके बैठे हो। चलो भाग यहाँ से। बाबूजी बस कुछ महीने के लिए मोहलत दे दीजिए, हम ये जगह खाली कर देंगे। मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? थोड़ी दूर पर एक पत्रकार खड़ा होकर ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। इधर मुकेश उन सरकारी कर्मचारियों को समझाता रहा, लेकिन वो लोग नहीं माने। मुकेश अपनी बीवी बच्चों और माँ को लेकर वहीं नाले से थोड़ी दूर ही सड़क पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में मुकेश की खबर पूरे शहर में फैल गई, जो उस पत्रकार ने रिकॉर्ड की थी। वो न्यूज उस एरिया का विधायक भी टीवी में देख रहा था। एक सरकारी म्युनिसिपैलिटी के आदमी ने एक गरीब परिवार पर किया जुल्म। ये गरीब आदमी मोहलत मांगता रहा, लेकिन उस आदमी ने गरीबों का तंबू उठाकर नाले में फेंक दिया। वैसे तो नेता कहते हैं कि ये पूरा देश हमारा है, ये देश हमारी माता है, और इस देश की धरती पर एक गरीब आदमी अगर अपना तंबू बना ले तो उसके साथ ये व्यवहार किया जाता है। तो इसका मतलब हम क्या समझे? ये देश हमारा नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये देश हमारा नहीं बल्कि सिर्फ सरकार का है। देश में एक आम आदमी की जमीन सिर्फ उतनी ही होती है जितनी वो पैसे देकर खरीदता है। सरकार को और विधायक जी को इस बारे में सोचना चाहिए। ये खबर सुनते ही विधायक उसी वक्त मुकेश के पास पहुंचा। आप हमारे देश के नागरिक हैं। हमारे आदमियों ने आपके साथ बदसलूकी की, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुकेश जी, आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। चलिए आप हमारे साथ चलिए, आपको रहने के लिए सरकारी घर दिया जाता है। अब मुकेश को रहने के लिए एक बहुत अच्छा सरकारी घर मिल गया। वहां पहुंचते ही राशन पानी सब कुछ मौजूद था। चलो ये अच्छा हुआ कि सरकार ने हमें बिल्कुल एकांत में घर दिया है। यहाँ ना मच्छर काटेंगे और न गंदगी है, ना ही कोई आसपास हमें ताने मारने वाला है।
भगवान कभी ना कभी सुनता जरूर है। ये बात आज सच हो गई। अब सरकारी घर में मुकेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा और नौकरी तो उसकी पहले ही लग चुकी थी। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।